श्री राम जिनका नाम है, अयोध्या जिनका धाम है, ऐसे महामानव को हमारा प्रणाम है। नमस्कार दोस्तों, अभी जीएस क्लासेस में आप सभी का पुनः स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आपकी जो है स्टडी जो है बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। जो भी आपका सपना है उस सपने के पीछे आप लोग जो है दिन रात एक करके भाग रहे होंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं आप लोगों से। आज जो है राम की जो है जन्म दिवस के रूप में जो है आप सभी लोग मनाए होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से जो है भारत में आज मनाया गया है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। हम जो है बायोलॉजी पढ़ रहे थे और बायोलॉजी में जो है उत्तक चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। उत्तकों के बारे में जो है हम लोग कुछ हद तक जो हम लोग पढ़ चुके थे। आज जो है उत्तक की जो है लास्ट क्लास होगी। इसके पश्चात जो है आप लोग जो है बहुत ही अच्छी तरीके से जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन जो है आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, ताकि आपका जो है कंसेप्ट जो है और भी क्लियर हो सके, ताकि आपको और भी ज्यादा अनुभव हो सके इस चैप्टर के बारे में कि कौन सा क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है और कहां से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, ताकि आपको जो है बहुत ही क्लियरिटी हो सके इस चैप्टर के बारे में। तो हम लोग जो है जंतु जो उत्तक होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे और पादप उत्तक जो पादप उत्तक था उसमें भी हम लोग जो है बहुत आगे बढ़ चुके थे ना। अगर आप पीछे इससे पहले जो हम वीडियो बनाए हैं उसको आप नहीं देखे हैं तो जाकर उसको देखिए। हम जो है कमेंट बॉक्स में आप जो है इसको जो आप लोग पढ़ते हैं उसके बारे में आप जो है कमेंट करिए, ताकि और भी हम मेहनत करके जो है इसको वीडियो को हम बना सके। जो भी कमी रह जाएगी वीडियो में उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसमें हम पिछले वीडियो का लिंक दे देंगे, वहां से आप लोग जो है पीछे का वीडियो आप देख सकते हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज उसको जाके देखिए, तब आगे जाके आपको समझ में आएगा। नहीं तो क्या होगा, अगर ये वीडियो आप सीधा देखना शुरू कर देंगे तो पीछे जो भी हम बताएं उसका लिंक आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि साइंस जो है एक दूसरे से कनेक्ट रहता है। पीछे वाला वीडियो आप नहीं देखेंगे, क्लास नहीं देखेंगे तो आपको आगे समझने में बहुत ज्यादा समस्या उत्पन्न होने वाली है। लेकिन कुछ हद तक हम प्रयास करेंगे कि आपको कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं हो ना। तो हम लोग जो है पढ़ रहे थे उत्तक के बारे में और उत्तक में भी जो है पादप उत्तक की चर्चा किए थे और पूरा तरीके से जो है क्लासिफिकेशन किए थे कि किस प्रकार से पादप उत्तकों का हम लोग वर्गीकरण करते हैं। उसके पश्चात जो है बहुत सारी चीजें की हम लोग चर्चा कर चुके थे, पढ़ चुके थे। अगर उसमें कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि कहां पर आपको समझ में नहीं आया, ताकि हम इसको जो है बता सकें। लेकिन आप लोग जो है पढ़ते ही नहीं है, देखते नहीं है और आपको जो है डाउट होता ही नहीं है। नहीं, कहते हैं कि हमको सब कुछ आता है ना, लेकिन हमको पढ़ना नहीं है। ये सब बच्चों का रहता है, हमको तो सब कुछ आता है लेकिन हम पढ़ेंगे नहीं। क्योंकि जब हम पढ़ेंगे तो हमको क्या होगा, डाउट उत्पन्न होगा। डाउट होगा तो हमको क्वेश्चन पूछना पड़ेगा किसी और से, इसलिए हम ना पढ़ेंगे ना हमको डाउट उत्पन्न होगा ना ही किसी से हम पूछेंगे। झंझट ही खत्म सब ना। तो कुछ लोगों के दिमाग में आया होगा कि राम जी तो अब आ गए हैं ना, तो मेरी जो भी समस्या थी सब सॉल्व हो जाएगी, अब हमको पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि राम जी जो है अपने काम के लिए आए हैं और वो पहले से भी थे और अभी भी जो है उनका जो भी काम है वो अपना काम करेंगे। आपका जो भी काम है वो अपना काम करिए, यानी अपने कार्य को किसी दूसरे पर मत थोपिए ना। तो चलिए आज की हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो पादप उत्तक था। पादप उत्तक उसमें हम लोग जो है, आपको अगर क्लासिफिकेशन याद है तो आपको आसानी से समझ में आएगा। पादप उत्तक को पहले हम लोग दो भागों में बांटे थे। कितने भागों में बांटे थे? दो भागों में। एक को बोल दिए थे विभाज्योतकी उत्तक और दूसरे को बोल दिए थे क्या, जो दूसरा साइड हम लिखे थे इस साइड में उसको हम लोग क्या बोले थे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको लिख के बताइए, अगर आपको पता है तो इसको कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास करिए। नहीं तो ईयरफोन अगर लगा सुन रहे हैं तो खुद बोलिए। ये नहीं कि आसपास मम्मी चाची और पापा बैठे हुए हैं और जोर जोर से हम बोल रहे हैं तो उनको थोड़ा ऑकवर्ड फील होगा। इसलिए अगर जब आप पढ़ते हैं तो क्या करिए, एक साइड में जाकर पढ़िए जहां पर कोई नहीं हो, अकेले आप रहें, ताकि जो है आप बोल भी सके ना। तो इधर था अस्थायी उत्तक और इधर था विभाज्योतकी उत्तक। तो दो उत्तक को हम पहले दो भाग में बांटे। किसको? तो प्लांट टिश्यू को। उसके बाद जो है विभाज्योतकी जो उत्तक था इसको फर्दर जो है हम लोग तीन भागों में बांटने का प्रयास किया। तो तीन भाग जो था उसको हम लोग पढ़ चुके थे। एक था शीर्षस्थ, दूसरा हो गया आपका पार्श्व और तीसरा था अंतर्वेशी। ये तीन पार्ट जो है आप लोग देख चुके थे बढ़िया से, बहुत बढ़िया से आपको पढ़ाया गया है, बहुत अच्छी तरीके से। अब जब हम इस साइड आते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं अस्थाई उत्तक। अस्थाई उत्तक में उसको हम दो भाग में बांटे थे। एक था सरल अस्थाई उत्तक, दूसरा था जटिल अस्थाई उत्तक, जिसको हम लोग कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं, इसको हम लोग जो है सिंपल टिश्यू कहते हैं।
उसके बाद जो है जब हम फिर से वर्गीकरण किए तो सरल अस्थायी उत्तक को फिर 3 भागों में बांटे ना, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और एस्क्लेरेनकाइमा ना। तो ये 3 पार्ट था। अब उसको हिंदी में क्या कहेंगे, तो हिंदी और इंग्लिश ये दोनों नाम आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों नाम जो है कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, और कभी कभी क्या होगा, इंग्लिश को ही हिंदी में कन्वर्ट करके आपसे पूछ लिया जाएगा। अब हम जब दूसरा साइड चलते हैं तो दूसरा साइड जो था कॉम्प्लेक्स टिश्यू था। क्या था? कॉम्प्लेक्स टिश्यू। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू को हम लोग 2 भागों में बांटे थे, एक था जाइलम, दूसरा था फ्लोएम ना। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें हम लोग दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। पहला पार्ट हम लोग पढ़ चुके थे। पहला क्या था, तो पहला जो था सरल अस्थायी उत्तक था, उसको हम लोग पढ़े थे, जिसको हम लोग कहते हैं पेरेनकाइमा। क्या कहते हैं? पेरेनकाइमा, जिसको हम लोग मृदु उत्तक कहते हैं ना। तो आपको हम भली भांति बताए थे कि मृदु उत्तक जो है पौधा में कहाँ पाया जाता है, तो जो पौधा का जो ये छाल होता है, एपिडर्मिस का हिस्सा होता है, उसी हिस्सा में पाया जाता है। और वही एपिडर्मिस क्या करता है, पौधे को रक्षा करने का प्रयास करता है, यानी पौधे को रक्षा करने का कार्य कौन करता है, तो यही आपका जो फर्स्ट वाला था पेरेनकाइमा वो आपको करता है। अब हम पढ़ेंगे कोलेनकाइमा। क्या पढ़ेंगे? कोलेनकाइमा। तो आप लोग हेडिंग दे दीजिए कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा को आप इंग्लिश में लिखिए, और नहीं तो उसको, अगर इंग्लिश आपको नहीं आता है तो उसको हिंदी में ही लिखिए, जरूरत नहीं है कि उसको इंग्लिश में ही लिखा जाए ना। तो पहला जो पार्ट था उसको हम लोग कंप्लीट कर लिए थे, तीनों लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। पहला था मृदु उत्तक। मृदु उत्तक, इसको हम लोग बोलते थे पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा। दूसरा नोट करिए, दूसरा को बोलते हैं स्थूल कोण उत्तक। स्थूल कोण उत्तक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलेनकाइमा। 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 तीसरा जो था उसको हम लोग बोलते थे दृढ़ उत्तक। दृढ़ उत्तक। दृढ़ उत्तक को हम लोग जो है एस्क्लेरेनकाइमा कहते हैं। एस्क्लेरेनकाइमा। ये 3 प्रकार के जो था ये उत्तक था। किसका ये भाग है, तो पादप उत्तक में, पादप उत्तक में जो अस्थाई उत्तक था, अस्थाई का जो सरल भाग था, सरल भाग, उस सरल भाग को जो है 3 भागों में बांटा गया था। ये तीनों को मिलाकर क्या कहते हैं, सरल अस्थाई उत्तक। सरल अस्थाई उत्तक, इन तीनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, सरल अस्थाई उत्तक बोलते हैं ना। अब देखिए, इस भाग को हम लोग पढ़ चुके हैं, जो मृदु उत्तक था इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, पेरेनकाइमा को हम लोग पूरी तरीके से पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं दूसरा पार्ट, जिसको हम लोग स्थूल कोण उत्तक कहते हैं, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, दृढ़ उत्तक के बारे में। देखिए आज की क्लास जो है बहुत ही अच्छी क्लास होगी, और उत्तक का ये लास्ट क्लास होगा ना। उत्तक में जो है 2 क्लास हम लोग कर चुके हैं। एक क्लास में हम लोग जो है जंतु उत्तक की चर्चा किए, दूसरा क्लास में पादप, क्योंकि पादप उत्तक थोड़ा सा बड़ा होता है, इसलिए 2 क्लास में हम लोग पादप उत्तक को पढ़ने वाले हैं। आज जो है पादप उत्तक की दूसरी क्लास है। तो मृदु उत्तक तो कंप्लीट हो गया। अब हम जो है इन दोनों उत्तक की हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोग जो है कॉपी में हेडिंग डाल दीजिए स्थूल कोण उत्तक। इसको हम मिटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर इसको लिखेंगे बाद में। स्थूल कोण उत्तक, आप लोग हेडिंग डाल दीजिए स्थूल कोण उत्तक, जो दूसरा पार्ट था। स्थूल कोण उत्तक, कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा। अब ये जो स्थूल कोण उत्तक होता है, ये भी, इसमें भी जो देखा जाता है कि कोशिका में, 2 कोशिकाओं के बीच में थोड़ा सा स्थान बचता है। जिस प्रकार से हम लोग मृदु उत्तक में देखे थे कि 2 कोशिकाओं के बीच में जो है थोड़ा सा जगह बच जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं अंतर कोशिकीय स्थान। क्या बोलते हैं? अंतर कोशिकीय स्थान कहा जाता है। तो इसमें भी अंतर कोशिकीय स्थान पाया जाता है, बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, बहुत ही कम मात्रा में। तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा फर्स्ट पॉइंट, अंतर कोशिकीय स्थान, अंतर
कोशिकीय स्थान कम पाया जाता है, कम पाया जाता है। ये जो अंतर कोशिकीय स्थान होता है वो बहुत ही कम देखने को मिलता है, बहुत ही कम देखने को मिलता है। इससे पहले जो था दृढ़ ऊतक, उसके बारे में हम चर्चा किए थे। दृढ़ ऊतक जो होता है वो किस में पाया जाता है, तो पादप की छाल में पाया जाता है। छाल जहां पर भी होगा, छाल मतलब हो गया जो पौधा होता है उसका बाहरी परत में जो एपिडर्मिस था, एपिडर्मिस उस भाग में जो है दृढ़ ऊतक पाया जाता था। लेकिन ये स्थूल कोण ऊतक जो है एपिडर्मिस से थोड़ा सा नीचे, एपिडर्मिस से थोड़ा सा नीचे की परत में पाया जाता है, जिसको हम लोग पुष्प विरिंत कहिए या विरिंत कह सकते हैं ना। तो उस भाग में, क्योंकि ये जो होता है ये दो जगह पाया जाएगा, एक तो तना में, दूसरा पत्ती में। ये दो जगह पाया जाएगा। कहां पाया जाएगा, तना एवं पत्ती, तना एवं पत्ती, ये दो जगह पर ये पाया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है स्थूल कोण ऊतक, स्थूल कोण ऊतक जो है पौधे में कहां पाया जाता है, तो जड़ छोड़कर, जड़ में नहीं पाया जाता है। यहां पर आप लिख सकते हैं कि स्थूल कोण ऊतक जो होता है वो जड़ में नहीं पाया जाता है, जड़ में नहीं, जड़ लिख के क्रॉस कर दीजिए। जड़ में ये जो है नहीं पाया जाता है, केवल दो चीजों में पाया जाता है, तना में और पत्ती में। तो होता क्या है कि पुष्प विरिंत जो एपिडर्मिस के जस्ट नीचे वाला जो हिस्सा है उसी में ये पाया जाता है, और स्थूल कोण ऊतक जो होता है वो पुष्प विरिंत में पाया जाता है। अब पुष्प विरिंत कहाँ होता है, तो वही एपिडर्मिस से थोड़ा सा नीचे होता है, और उसी में जो है ये देखने को मिलता है, तना एवं पत्ती में। अब क्या होता है, इसमें भी हरित लवक पाया जाता है। अब क्वेश्चन पूछता है कि पादप में सबसे ज्यादा हरित लवक किस ऊतक में होता है, तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा कौन था, तो जो आपको मृदु ऊतक, इससे पहले हम लोग पढ़े थे मृदु ऊतक, उसमें सबसे अधिक जो है हरित लवक देखने को मिलता था। लेकिन इसमें भी हरित लवक मिलता है, लेकिन उसके कंपेयर में थोड़ा सा कम देखने को मिलता है ना। तो इसमें भी हरित लवक आपको उपस्थित रहता है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं हरित लवक, हरित लवक कम मात्रा में, कम मात्रा में उपस्थित रहता है। कम मात्रा में क्या रहता है, उपस्थित रहता है। तो क्या क्या आपको नोट करना है, गौर करिएगा। इसमें अंतर कोशिकीय स्थान कम होता है, यह तना एवं पत्ती में पाया जाता है, और एपिडर्मिस से जस्ट नीचे, कहां पर पाया जाएगा, एपिडर्मिस से जस्ट नीचे। तो अगला पॉइंट आप लोग नोट करिए, एपी एपिडर्मिस के नीचे पुष्प विरिंत, पुष्प विरिंत एवं पर्ण विरिंत, पर्ण विरिंत में पाया जाता है। पाया जाता है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको सही से याद रखिएगा। एपिडर्मिस के नीचे पुष्प विरिंत, देखिए दो जगह, पुष्प विरिंत और पर्ण विरिंत, ये दो जगह पाया जाता है, तना में और पत्ती में, यहां पर पाया जाएगा। लेकिन ये जड़ में नहीं पाया जाता है। लेकिन इससे पहले जो हम पढ़े मृदु ऊतक, मृदु ऊतक जो होता है वो पौधे के प्रत्येक भाग में पाया जाता है। जहां जहां छाल होता है, छाल मतलब हो गया जो पौधा का बाहरी परत होता है ना, उसी को हम लोग पौधा का छाल कहा जाता है। और वो जहां जहां छाल आपको पाया जाएगा, जहां जहां एपिडर्मिस होगा, वहां वहां जो है आपको क्या देखने को मिलेगा, तो मृदु ऊतक देखने को मिलेगा। लेकिन ये मृदु ऊतक जो होता है उसके जस्ट नीचे, जस्ट नीचे यानी एपिडर्मिस के जस्ट अंदर में जो है ये पाया जाता है, और खास करके कहां देखने को मिलता है, तना एवं पत्ती में देखने को मिलता है। इसमें भी हरित लवक, इसमें भी हरित लवक पाया जाता है, लेकिन कम मात्रा में पाया जाता है ना। तो ये हो गया मुख्य रूप से स्थूल कोण ऊतक। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि स्थूल कोण ऊतक जो होता है हार्ड होता है या सॉफ्ट होता है ना, यानी इसमें कठोरता पाया जाता है कि कोमलता पाया जाता है। तो याद रखिएगा ये क्या होता है, सॉफ्ट होता है, यानी एकदम मुलायम होता है ना। तो यहाँ पर आप नोट करिए, यह
मुलायम यानी सॉफ्ट, सॉफ्ट होता है। कैसा होता है? तो मुलायम होता है। ये पॉइंट को आप नोट करिए सही से। ये जो उत्तक होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, तीन ऑप्शन दे देगा, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, एस्क्लेरेन्काइमा। कहेगा तीनों में से कौन सा उत्तक जो है सॉफ्ट है यानी कोमल है ना। तो कोमल, कोमल ऐसे याद करिए, कोमल के से नहीं सी से लिखा जाता है। तो सी से कोमल और सी से कोलेनकाइमा, दोनों के देखिए रिलेट करिए, सी से कोमल, सी से कोलेनकाइमा। तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोलेनकाइमा कहते हैं। इसलिए कोलेनकाइमा कैसा होगा? कोमल होगा ना। कोलेनकाइमा कोमल होगा। मतलब कोमल नाम की एक लड़की है जिसको मम्मी बोली कि जाओ बाबू एक बाल्टी पानी भर के लाओ चापाकल से। कोमल कही कि मम्मी हमसे कॉल नहीं चलता है, चापाकल नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि हम कोमल हैं, बहुत ही कमजोर बालिका हैं, हमसे चापाकल नहीं चलता है। थोड़ा सा अपना बेटवा को भेज दो मम्मी, वो ला देगा पानी तुमको ना। तो कोमल जो है क्या है? मुलायम है यानी सॉफ्ट है। ठीक है, उसका हाथ जो है ना बहुत ही सॉफ्ट है, उससे चापाकल नहीं चलता। तो इसे याद रखिएगा। कोलेनकाइमा कैसा होता है? मुलायम होता है यानी सॉफ्ट होता है। तो ये जो भी पॉइंट हम लिखे हैं ये सब किसका है? स्थूल कोण उत्तक का है। और बहुत ही अच्छी तरीके से जो है आप इसको याद कर सकते हैं। देखिए बहुत ही आसान चीज है, सिर्फ इसको गौर से आप सुनिए, देखिए, पढ़िए और इसको नोट करिए और एक बार दो बार इसको रिवीजन करिए। बस इतना ही काम करना है, कुछ ज्यादा कुछ है नहीं। पढ़ाई लिखाई जो है बहुत ही आसान है, सिर्फ बच्चे सही से पढ़े ना, एकाग्रता होनी चाहिए और सही से प्रैक्टिस करे और पढ़े फोकस करके। तो 6 महीना से ज्यादा किसी भी एग्जाम का औकात नहीं है। वनडे एग्जाम की हम बात कर रहे हैं। 6 महीना 6 घंटा डेली, 6 महीना 6 घंटा डेली, बस इतना ही। अगर मान लीजिए आप छुट्टी मारते हैं, दादी की तबीयत ठीक नहीं है, बगल वाली भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा सा उसका खाना बना दिए जाकर, उसके बाद मम्मी बीमार है, कभी कभी भैंसिया बीमार है, कभी बकरियां बीमार है। तो इन सभी कारणों की वजह से जब आप छुट्टी मारते हैं तो उसको मैनेज भी करिए ना। डेली 6 घंटा के बदले 8 घंटा 9 घंटा करके वो जो आप छुट्टी मारे हैं ना, उस छुट्टी को मैनेज करिए। कंटिन्यू 6 महीना तैयारी करिए। देखिए कोई भी एग्जाम में जाकर बैठिए, 6 महीना के पश्चात पूरा सिलेबस कवर कर लीजिए 6 महीना में ना। तब उसके बाद बैठिए कोई भी एग्जाम में, तब आपको फील होगा कि नहीं वाकई में ये जो है फॉर्मूला जो है बहुत ही फिट बैठता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको आप नोट करिए। हम जो है अगला हम जो है पढ़ने वाले हैं जिसको हम लोग बोलते हैं दृढ़ उत्तक। अब बात करते हैं दृढ़ उत्तक के बारे में और बहुत ही अच्छी तरीके से जो है अब इसको पढ़िए और इसको याद रखने की कोशिश करिए किस प्रकार से हम जो है आपको बताते हैं। और हम अपने आप को जो है इस अनुसार बनाया है ताकि आपको नोट्स देखकर नहीं पढ़ा पाए। मतलब हम ऐसा प्रण लिए हैं अपने आप में कि हम जो है जितना भी हमको पढ़ना पड़े, और बहुत दिन से हम पढ़ते भी हैं और फिर अभी कंटिन्यू करते भी हैं। आपको हम पढ़ाने से पहले 1 घंटा की क्लास जब लेते हैं, हम 3-4 घंटा मेहनत करते हैं इसके पीछे, ताकि हम बच्चे को जो है इस प्रकार से पढ़ाएं कि हमको नोट्स देखकर पढ़ाने की नौबत नहीं आए। बहुत सारे टीचर्स होते हैं जो अपना नोट्स देखकर पढ़ाते हैं बच्चे को। किताब में तो लिखा हुआ है ही, आप देखकर ही बच्चे को पढ़ाना है, तो क्या क्या फायदा? बच्चे खुद ही किताब से देखकर पढ़ लेंगे। तो हम जो है ऐसा हम अपने आप को बनाना चाहते हैं ताकि कभी भी लाइफ में ऐसा जरूरत नहीं पड़े कि हमको किताब देखकर या नोट्स देखकर पढ़ाना पड़े ना। चलिए, तो हम जिस प्रकार से मेहनत करते हैं आप उसका थोड़ा सा भी मेहनत कर लीजिए, आपकी काम बन जाएगी ना। चलिए, तो आप हेडिंग दे दीजिए तीसरा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? दृढ़। नाम ही है इसका दृढ़, दृढ़ उत्तक। एस्क्लेरन काइमा, एस्क्लेरन काइमा, एस्क्लेरन काइमा, दृढ़ उत्तक। देखिए इसके नाम में ही इसका जो है मतलब छुपा हुआ है, दृढ़ उत्तक। दृढ़ मतलब क्या होता है? हार्ड ना, कठोर। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो उत्तक होता है ये मृत होता है। कैसा होता है? मृत होता है। मतलब ये उत्तक होता है, कठोर होता है, हार्ड होता है बहुत ज्यादा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक जो है कठोर होता है? पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, एस्क्लेरेन्काइमा, इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? एस्क्लेरेन। अब याद कैसे करना है? जैसे अभी तुरंत हम आपको याद कराना सिखाए हैं, कोमल नाम की लड़की से जोड़कर उसको बताए हैं। तो इसमें जो है एस से क्या होता है? सॉलिड होता है। एस से क्या होता है? सॉलिड।
सॉलिड मतलब क्या होता है? सॉलिड मतलब होता है ऐसा पदार्थ जो कठोर हो ना, जिसमें अणु जो है बहुत सटा हुआ हो, उस पदार्थ को हम लोग कठोर पदार्थ कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अंतर आणविक जो बल होता है वो जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए और दो कणों के बीच में दूरी जो है कम होना चाहिए। तो सेम यही इसमें पाया जाता है। सभी कोशिका एक दूसरे से बहुत नजदीक रहता है। जैसे ठंडी के मौसम है, ठंडी के मौसम जो है आप लोग भी एकदम टच करके रहते होंगे, थोड़ा सा चिपक के रहते होंगे, ताकि आपको भी ठंडा ना लगे और बगल वाले को भी ठंडा ना लगे। वही गर्मी का जब मौसम आएगा तो थोड़ा सा दूरी बता, थोड़ा सा दूरी हट के रहो, ठंडा गर्मी लगता है। लेकिन अभी नहीं बोलिएगा, अभी कहिएगा थोड़ा सा पास आओ ना, एक जगह बैठते हैं, ताकि हमको जो है थोड़ा सा गर्मी फील हो ना। चलिए, सॉलिड, तो एस से याद करिएगा सॉलिड। एस्क्लेरन कैमा यानी क्या होता है? सॉलिड होता है, हार्ड होता है ना। हार्ड होता है इसका मतलब है इसमें जो भी कोशिकाएं होंगी वो जो है एकदम पास पास होगी। इसका मतलब ये हुआ इसमें अंतर आणविक कोशिकाओं में जो दूरी होती है वो क्या होती है? कम होती है। तो यहाँ पर एक पॉइंट लिखना पड़ेगा, अंतर कोशिकीय स्थान, अंतर कोशिकीय, अंतर कोशिकीय स्थान, स्थान बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। अंतर कोशिकीय स्थान क्या होता है? इसमें नहीं के बराबर होता है, बहुत कम होता है। इसलिए ये क्या होता है? हार्ड होता है। अब कोई चीज सटा सटा है तो वो हार्ड तो होगा ही ना। जैसे ईट की बात करते हैं, ईट या पत्थर की बात करते हैं, पत्थर कितना हार्ड होता है? इसलिए वो हार्ड होता है क्योंकि उसमें जो भी पार्टिकल्स है, जो भी कण है उसमें एक दूसरे से बहुत नजदीक रहता है, बहुत ही चिपका हुआ रहता है ना। इसलिए वो क्या होता है? हमको हार्ड लगता है। तो इसमें अंतर कोशिकीय स्थान बहुत क्या होता है? कम होता है। अब इसकी कोशिकाएं, इसकी कोशिकाएं मृत होती है, मृत होती है। इसकी कोशिकाएं कैसी होती है? मृत होती है, यानी डेड सेल। जो भी कोशिकाएं दृढ़ ऊतक में होती है, अब आपको पता है कि ऊतक का निर्माण जो है कोशिकाओं के मिलने से बनता है। दो या दो से अधिक कोशिकाओं, एक जैसा कोशिका होना चाहिए क्रियात्मक रूप से और रचनात्मक दृष्टि से भी ना। एक जैसी कोशिकाओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। तो जितनी भी ऊतक, सॉरी, जितनी भी कोशिकाएं दृढ़ ऊतक में पाया जाता है वो सभी कोशिकाएं कैसी होती है? मृत होती है। इसलिए आप लोग देखे होंगे पौधा के जो सबसे ऊपरी परत होता है ना, वो पूरा एकदम डेड हो जाता है, बहुत ही मृत हो जाता है एक तरह से। और वही क्या करता है? पौधा को बाहरी सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। इसलिए आप पौधा पर कभी मारिएगा, मान लीजिए कोई वृक्ष है, बहुत ज्यादा एज हो गया वृक्ष का ना, उस पर जब आप मारिएगा ना, आपको जो है बहुत ज्यादा चोट लगेगा और आपका हैंड जो है, हाथ जो है वो फ्रैक्चर हो जाएगा, कभी कभी तो कट भी जाता है। इतना जो है वो ज्यादा हार्ड हो जाता है वो ना। तो किसके कारण होता है? इसी दृढ़ ऊतक के कारण होता है। अब हम बात करते हैं दृढ़ ऊतक जो होती है, इसमें जो होता है हरित लवक पाया जाएगा? तो बिल्कुल भी नहीं पाया जाएगा ना। तो इसमें लिखिएगा हरित लवक, हरित लवक नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। इसमें हरित लवक नहीं पाया जाएगा, दृढ़ ऊतक में हरित लवक नहीं पाया जाएगा और इसकी कोशिकाएं मृत होती है, अंतर कोशिकीय स्थान इसमें नहीं होता है। तो ये सभी फंक्शन हो गया किसका? दृढ़ ऊतक का हो गया। तो दृढ़ ऊतक का जो भी फंक्शन है, जो भी कार्य है, आपको याद रखना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि दृढ़ ऊतक जो होता है वो बाहर से क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये भी पॉइंट लिख देते हैं, यह यह पादप को बाहरी सुरक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। बाहर से क्या करता है? पौधे को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य ये दृढ़ ऊतक के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है आप लोग पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, इन तीनों के बारे में जो है बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ चुके हैं।
आप इस स्थिति में आ गए हैं आप कि आप जो है जाइलम और फ्लोएम आप पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि इससे पहले जितना भी टॉपिक था, जितना भी पार्ट्स को हम वर्गीकृत किए थे, उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा पूरा वर्गीकरण याद हो गया होगा। अब क्या करिए, आप लोग अपने आप को टेस्ट करने की कोशिश करिए। किसी को कॉपी थमा दीजिए, जो भी नोट्स आप बनाते हैं, और कहिए कि तुम देखते रहना, हम बोल रहे हैं। जो जंतु उत्तक पढ़े उसके बारे में भी पूछिए, और जो पादप उत्तक पढ़े उसके बारे में भी पूछिए ना। आप भी पूछिए और आपको भी कोई पूछे, तो इस प्रकार से आप जो है इस प्रकार से रिवीजन करके और अपने जो पढ़े हुए चीज है उसको आप रिकॉल कर सकते हैं, याद कर सकते हैं ना। तो इस प्रकार जो है हम लोग जो है अभी अस्थायी उत्तक की बात किए, अस्थायी उत्तक में सरल अस्थायी उत्तक की चर्चा कर लिए। अब हम लोग जो है पढ़ेंगे जटिल अस्थायी उत्तक ना। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो इसको नोट करिए। आगे हम लोग बढ़ेंगे और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक अब स्टार्ट होगा, जहां से क्वेश्चन आपको जो है देखने को मिलता है। इसको हल्के में मत लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जो है ज्वलंत मुद्दा का टॉपिक है। ये एग्जाम का जो है फेवरेट है। अगर उत्तक से क्वेश्चन उठाना रहता है तो जाइलम और फ्लोएम से जरूर क्वेश्चन को उठाता है ना। एग्जामिनर जहां से भी अगर क्वेश्चन उठाना चाहे उत्तक से, तो उसका नजर जो है जाइलम फ्लोएम पर जरूर पड़ता है। इसलिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग जो है कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स यानी जटिल उत्तक, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो जटिल उत्तक होता है, इसमें दो प्रकार से हम लोग क्लासिफिकेशन किए थे। एक को बोलते हैं जाइलम, दूसरा को बोलते हैं फ्लोएम। जाइलम, जाइलम एवं फ्लोएम। अब होता क्या है, इन दोनों का मुख्य कार्य देखिए। जाइलम का कार्य होता है पौधा में, पौधा में जल एवं खनिज खनिज लवण को पौधा के जड़ से, कहां से, तो जड़ से। जड़ को कहां से प्राप्त होगा, तो मिट्टी से। क्योंकि पौधा का जो जड़ होता है वो मिट्टी के अंदर होता है, और मिट्टी के अंदर ही जल होता है, नमी होता है, और उसके साथ साथ जितने भी पोषक पदार्थ होते हैं, खनिज लवण होते हैं, उन सभी को उठाकर और पौधा के विभिन्न भागों में भेजने का काम जो है किसके द्वारा किया जाता है, तो यही जाइलम के द्वारा किया जाता है। तो जाइलम में ही जल छुपा हुआ है। जाइलम में क्या छुपा हुआ है, जल छुपा हुआ है। और जल के साथ साथ जो है बहुत सारे खनिज लवण और पोषक पदार्थ को जो है नीचे से ले जाकर पौधा के विभिन्न भागों में पहुंचाता है, और खास करके वैसे भागों में पहुंचाता है जहां पर हरित लवक पाया जाता है ना। हरित लवक पाया जाता है, क्योंकि हरित लवक को आप जानते हैं, जब कोशिका हम पढ़ाए थे वहां पर हम बताए थे, हरित लवक को पादप का किचन कहा जाता है। अब मान लीजिए मम्मी बोली पापा को कि सब्जी ला दीजिए ना, सब्जी ला दीजिए। जब पापा सब्जी लेकर आए हटिया से, उस समय मम्मी जो थी वो दादी की पैर दबा रही थी। क्या कर रही थी, दादी की पैर दबा रही थी। पापा बोले कि सब्जी को कहाँ रखें, तो मम्मी बोली किचन में जाके रख दीजिए ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो खाना बनेगा कहाँ बनेगा, किचन में बनेगा, तो सब्जी को वहीं पर रखा जाएगा ना। उसी प्रकार से जाइलम जो होता है जल और खनिज लवण और अन्य पोषक पदार्थ को जड़ से लेकर पौधा के विभिन्न भागों में पहुंचाता है, और वैसे भागों में पहुंचाता है जहां पर हरित लवक पाया जाए, ताकि वहां पर क्या हो, भोजन का निर्माण हो ना। अब बात करते हैं फ्लोएम की। फ्लोएम जो होता है, जब खाना तैयार हो जाता है, जहां भी आपको जो है हरित लवक देखने को मिलेगा पादप में, वहां पौधा के लिए भोजन का निर्माण होता है। भोजन का जब निर्माण हो जाता है, तब काम शुरू होता है किसका, फ्लोएम उत्तक का ना। फ्लोएम उत्तक का कार्य यहां से शुरू होता है। अब फ्लोएम उत्तक क्या करता है, इस बने हुए भोजन को पौधा के विभिन्न भागों में भेजने का कार्य करता है। तो फ्लोएम से फल, फल याद रखिए, फल, फल क्या है, भोजन है। फल खाते हैं हम लोग, सेब संतरा जो भी फल है उसको हम लोग खाते हैं। तो फल से याद रखिएगा फ्लोएम, ये भोजन को ट्रांसफर करेगा, और जाइलम जो है जल और खनिज लवण को नीचे से जो है पौधा के विभिन्न भागों में भेजने का काम करेगा ना। तो दोनों में देखिए एक एक पॉइंट आप लिख लीजिए। अब दोनों को सम्मिलित रूप से हम लोग क्या बोलते हैं, संवहन बंडल बोलते हैं। संवहन, संवहन बंडल।
संवहन बंडल बोलते हैं इसको। बंडल। संवहन बंडल कहा जाता है इन दोनों को सम्मिलित रूप से, जाइलम और फ्लोएम को एक साथ जो है संवहन बंडल कहा जाता है। यानी पौधा में जो है संवहन का कार्य करता है, यानी एक जगह से दूसरे जगह जो है भोजन को तथा जल एवं खनिज लवण को जो एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का कार्य करता है। इन दोनों को संवहन बंडल बोलते हैं। अब जाइलम के बारे में कहा जाता है कि जाइलम जो होता है ये यूनि डायरेक्शनल होता है, मतलब जाइलम जो है एक ही दिशा में भागता है, नीचे से उठाएगा और ऊपर की ओर भागेगा। लेकिन फ्लोएम जो है वो डू डायरेक्शन होता है, यानी डुअल डायरेक्शन होता है। वो ऊपर से नीचे भी आएगा और फिर थोड़ा सा मान लीजिए खाना ऊपर से लेके आया बना ना, और नीचे भी तो जो है तना तना रहता है, तो वहां भी तो खाना बनेगा, तो उसको भी उठा के ऊपर ले जाएगा। तो ये क्या होता है, ऊपर भी जाएगा और नीचे भी जाएगा, दोनों डायरेक्शन में ये चलते रहता है इसे करके। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जाइलम एक दिशीय है या द्विदिशीय है। तो जाइलम जो होता है एक दिशीय होता है, लेकिन फ्लोएम जो है द्विदिशीय होता है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं जाइलम, जाइलम का कार्य। पहले लिखिए जाइलम का कार्य, जल एवं खनिज लवण को जड़ से पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाना। समझ गए? इसका कार्य क्या हो गया, जाइलम का कार्य जल एवं खनिज लवण को जड़ से, पौधा के जड़ से विभिन्न भागों में क्या करना, पहुंचाने का कार्य करता है। तो जाइलम का फंक्शन, जो कार्य होता है जाइलम का, उसके बारे में आपको पता चल गया कि इसका क्या कार्य है। अब हम बात करते हैं जाइलम जो होता है यह एक दिशीय होता है। जाइलम एक दिशीय होता है, एक दिशीय, जिसको हम लोग यूनि डायरेक्शनल कहते हैं। यूनि डायरेक्शनल, ये क्या होता है, एक दिशीय होता है। जाइलम एक दिशीय होता है। ये दो पॉइंट आप लोग नोट करिए, जाइलम के बारे में दोनों पॉइंट लिखा गया है। तो जाइलम का पहला कार्य हो गया, उसके बाद जाइलम जो होता है एक ही दिशा में जो है इस सभी चीजों को, जो खनिज लवण और जल है, उसको एक ही दिशा में लेकर जाता है, नीचे से ऊपर की ओर। तो आप लिखना चाहते हैं तो ब्रैकेट में एक दिशीय जहां लिखे हैं वहां पर आप लिख सकते हैं नीचे से ऊपर की ओर। नीचे से क्या करता है, ऊपर की ओर ले जाता है, यूनि डायरेक्शनल है ना। तो ये कार्य होगा किसका, जाइलम का हो गया। और जाइलम का जो है काम देख लिया आप लोग, और किस प्रकार से जो है एक ही दिशा में ये खनिज लवण और जल को ले जाता है। तो ये दो पॉइंट आप नोट करिए, फिर इसको हम जो है मिटाएंगे, फिर हम फ्लोएम के बारे में लिखेंगे। तो फ्लोएम का क्या कार्य होता है ना, तो आप लोग इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जिस प्रकार से आपको नोट करना है करिए। अब हम लिखते हैं फ्लोएम का कार्य, इसमें थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। फ्लोएम, फ्लोएम का कार्य, तो जल और खनिज लवण को मिटा दिएगा, और इसके जगह पर क्या लिखना है, पूरा को ही मिटाना पड़ेगा। सेंटेंस फिर से बनाते हैं। देखिए फ्लोएम का कार्य क्या होता है, भोजन को पौधा के विभिन्न भागों में पहुंचाना। फ्लोएम का कार्य क्या हो गया, भोजन को, जो भोजन का निर्माण पौधा के हरित लवक में होता है, उस भोजन को जो है पौधा के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, फ्लोएम के द्वारा किया जाता है।
सेकेंड पॉइंट नोट करिएगा, फ्लोएम द्विदिशीय होता है, द्विदिशीय। इसको हम लोग डुओ डायरेक्शनल होता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये नीचे से ऊपर भी जाएगा और ऊपर से नीचे भी आएगा, नीचे से ऊपर तथा ऊपर से नीचे, ये दो डायरेक्शन जो है इसमें देखने को मिलता है। तो अभी जो हम लोग बेसिक चीज देख लिए कि जाइलम और फ्लोएम का जो है कार्य क्या होता है ना, और ये जो है कितने दिशा में जो है पौधे में जाता है। एक है नीचे से सिर्फ ऊपर जाएगा, दूसरा है दोनों डायरेक्शन में जाएगा, ऊपर से नीचे भी आएगा और नीचे से ऊपर की ओर भी जाएगा। अब जो है मेन चीज जिसमें क्वेश्चन पूछने की संभावना ज्यादा होती है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, क्योंकि जाइलम उत्तक और फ्लोएम उत्तक जिन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उन कोशिका के बारे में जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसका क्या कार्य है और ये किस में पाया जाता है, जाइलम में पाया जाता है या फ्लोएम में पाया जाता है। मुख्य रूप से यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। अब क्या करिए, इसको नोट करिए, फिर हम जो है इसको मिटाएंगे। अब एक एक करके पढ़ेंगे, पहले जाइलम के बारे में फिर पढ़ेंगे फ्लोएम के बारे में। तो आप लोग नोट करिए इसको। अब हम इसको इरेज करते हैं, मिटाते हैं। अब हेडिंग दे दीजिए आप लोग, फ्लोएम उत्तक। फ्लोएम उत्तक, फ्लोएम उत्तक जो होता है वो जिन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उन कोशिकाओं का हम लोग जो है नाम पढ़ने वाले हैं और उसका कार्य भी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जाइलम। तो जाइलम जो उत्तक है, जाइलम उत्तक ये चार प्रकार के कोशिकाओं से बना होता है। जाइलम उत्तक जो होता है वो चार प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर ये बना होता है। अब वो चार प्रकार की कोशिका कौन सी है, उन चारों का नाम आपको याद करना है। तो पहला चलते हैं ए नंबर जो कोशिका होगा इसको हम लोग जो है वाहिनिकाएं कहते हैं, वाहिनिकाएं। दूसरा जो होता है बी नंबर वाहिकाएं। तीसरा जो कोशिका होता है जिसको हम लोग जो है जाइलम मृदु उत्तक, जाइलम मृदु उत्तक कहते हैं। चौथा जो है उसको हम लोग जो है जाइलम तंतु कहते हैं, जाइलम तंतु कहते हैं। ये चार प्रकार की जो है कोशिकाओं से मिलकर जो है जाइलम उत्तक का निर्माण होता है। और कभी कभी जो है ये पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन, और भी एक दो एग्जाम्पल दे देगा। किसका एग्जाम्पल दे देगा, तो फ्लोएम का। और दोनों को मिलाकर पूछ लेता है। देखिए अभी जब तक दोनों नहीं पढ़िएगा आपको क्वेश्चन समझ में ना आएगा, इसलिए पहले इसको पढ़ते हैं फिर उसको पढ़ते हैं फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं ना, तब आप जानिएगा, तब आप आंसर करिएगा। तो इसमें जो है ये चारों कोशिका जो होती है इसका कार्य क्या है, इस जाइलम उत्तक में इसका कार्य क्या है। इन दोनों का जो कार्य है क्या करना, जल एवं खनिज लवण, जल एवं खनिज लवण का परिवहन, जल एवं खनिज लवण का क्या करना, परिवहन करना। ये मुख्य कार्य जो है ये दोनों का यही है। खास करके वाहिनिकाएं जो होती है, वाहिनिकाएं होती है इसकी दीवार मोटी होती है ना, इसकी दीवार कैसी होती है, मोटी होती है। क्यों, क्योंकि देखिए प्रेशर के साथ जो है जल और खनिज लवण को ऊपर की ओर ले जाता है ना। तो दीवारें अगर पतली होगी तो उसको उसका जो है लीक होने के चांस ज्यादा रहेगा, फटने का चांस ज्यादा रहेगा। इसलिए जो वाहिनिकाएं होती है
उसकी दीवारें, वाहिनिकाएं जो होती है उसकी दीवारें थोड़ा सा पतली नहीं होती है, मोटी होती है। और जो ये वेसल्स है, जो वाहिकाएं हैं, उसकी दीवारें कमजोर होती है, कोमल होती है। तो इसके लोड को जो है एब्जॉर्ब करने के लिए, अब मान लीजिए सब प्रेशर वाहिकाएं पर हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, ये असमर्थ हो जाएगा जल और खनिज लवण को ऊपर ले जाने के लिए। इसलिए इसके सहायता करने के लिए कौन होता है, वाहिनिकाएं होता है, जिसमें जो है अधिक मात्रा में जल और खनिज लवण ऊपर की ओर जा पाता है, क्योंकि इसका दीवार जो है मोटा होता है और ये फटता नहीं है। तो इन दोनों का काम क्या हो गया, जल एवं खनिज लवण का परिवहन करना। अब हम बात करते हैं तीसरा जो है जाइलम मृदु ऊतक। इसका काम क्या होता है, भोजन को संग्रह संग्रह करना। अब देखिए, जब हम आपको मृदु ऊतक पढ़ा रहे थे, मृदु ऊतक, तो उस समय हम बताए थे आपको, मम्मी का एग्जाम्पल दिए कि मम्मी जब बच्चे को खाना खिलाती है तो मीठी मीठी बात बोलती है कि बुआ खा लो, ने इतना प्रेम से कहेगी ना, तो आपको लगता होगा कभी कभी, काश मम्मी हमेशा ऐसे ही बात करती, कितना अच्छा रहता। तो वो खाना खाने की बात करती है। तो उसी प्रकार से जाइलम मृदु ऊतक जो है, जाइलम मृदु ऊतक, वो क्या करता है, भोजन को संग्रह करता है। अब बताइए, भोजन का निर्माण जाइलम में होता ही, सॉरी, भोजन का परिवहन जो जाइलम ऊतक करता ही नहीं है, कौन करता है, तो फ्लोएम के द्वारा किया जाता है। लेकिन गौर करिएगा, जब आप लोगों को भोज का न्योता मिलता है, तो आप जो है अपने मम्मी पापा के साथ, मम्मी तो नहीं जाती है, अब तो ऐसा प्रचलन बन गया कि मम्मी लोग भी भोज खाती है, लेकिन कुछ हद तक नहीं भी खाती है। मान लीजिए गांव से दूर अगर भोज हो रहा है तो मम्मी लोग नहीं जाती है, पास में होता है तो मम्मी लोग जाती है। तो पापा जाते हैं, पापा के साथ छोटू छोटा जो बचवा है, बचिया है, वो जाता है। तो होता क्या है कि वो सब तो खाना खा लेते हैं, लेकिन अपनी मम्मी के लिए, जो बचवा है छोटका, अपनी मम्मी के लिए बाटी उटी में जो है भोज लाता है, ताकि मम्मी को खाना मिल सके। उसी प्रकार से होता क्या है, जो जाइलम मृदु ऊतक है, जाइलम मृदु ऊतक क्या करता है कि जब ये भोजन को अपने पास लेता है तो इसको स्टोर करके रखता है, ताकि फिर से उसका उपयोग कर सके। देखिए, हमेशा भोजन बनता नहीं है। अब मान लीजिए, पौधा को भोजन बनने के लिए सूर्य की रोशनी भी चाहिए, और रात में सूर्य की रोशनी होती नहीं है, तो रात में जो है भोजन कैसे करता होगा, तो यही जो है स्टोर करके जो रखता है, वही रात में इसका उपयोग करता है ना। तो ये तो गया किसको लेकर, जल और खनिज लवण को लेकर। जब खाना बन गया, पौधा के जो विभिन्न भागों में खाना बन गया, उस खाना को लेके आया, कौन लेके आया, तो ये जाइलम मृदु तक लेके आया, लेकर आके और संग्रहित करके रखा, यानी स्टोर करके रखा, ताकि जो ये उत्तक है, जो ये जाइलम उत्तक है, उसका भोजन हो सके। क्योंकि उत्तक है तो इसको भी भोजन की जरूरत होगी, तो उस भोजन को जो है ये स्टोर करके रखने का कार्य करता है। अब हम बात करते हैं जाइलम तंतु। जाइलम तंतु, अब इसका नाम ही है तंतु, फाइबर। जाइलम तंतु इसका नाम ही है। तो जाइलम तंतु जो होता है, ये रेशा का काम करता है। जो तंतु है ये क्या करेगा, तो रेशा का काम करेगा जाइलम तंतु। तंतु का कोई स्पेशल कोई वर्क नहीं है, स्पेशल वर्क ये दोनों का था, जल और खनिज लवण का परिवहन करना, भोजन को जो है संग्रहित करने का कार्य करता है। ये जाइलम तंतु जो है, ये क्या करता है, जो पादप है उसको यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, यानी हेल्प करता है, उसको आंतरिक सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। जिस प्रकार से आप देखे थे, बाहरी सुरक्षा जो है दृढ़ उत्तक करता है, उसी प्रकार से आंतरिक सुरक्षा जो है प्रदान करता है कौन, ये जाइलम उत्तक। और जाइलम उत्तक में भी कौन, तो जाइलम तंतु। तो ये पॉइंट लिखिएगा यहां पर, यांत्रिक यांत्रिक सुरक्षा, यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करना, यांत्रिक सुरक्षा क्या करना, प्रदान करना। ये तीनों जो है आप जो है भली भांति समझ गए होंगे। ये चारों जो है आप जो है कोशिका देख लिए कि चारों कोशिकाओं से मिलकर जो है जाइलम उत्तक का निर्माण होता है। और चारों का नाम क्या है, और चारों का नाम आपको याद होनी चाहिए। पहला वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, उसके बाद जाइलम मृदु तक, उसके बाद जाइलम तंतु। ये चार प्रकार के जो है कोशिकाएं से मिलकर ये बनता है। चारों को आप लोग जो है अच्छी तरीके से पढ़ लिए। अब बारी है किसकी, तो अब हम पढ़ेंगे फ्लोएम उत्तक की। तो आप इसको नोट करिए, यहां से हम इसको इरेज करेंगे, मिटाएंगे, फिर हम पढ़ेंगे फ्लोएम उत्तक। आप लोग लिख लिया करिए, क्योंकि हम जो है आपको फिर बार बार बोलना नहीं पड़ता हमको। अगर आप लोग अच्छे बच्चे हैं तो जरूर लिख लेते होंगे, नहीं तो फिर वीडियो को फिर बैक करिए, फिर से उसको देखिए और लिखिए।
अब हेडिंग दे दीजिए फ्लोएम। दूसरा जो था फ्लोएम उत्तक। फ्लोएम उत्तक, देखिए फ्लोएम उत्तक जो होता है ये भी 4 प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित होता है। जिस प्रकार से जाइलम था उसी प्रकार से फ्लोएम है। तो इसका कार्य तो आप जानते ही हैं, क्या करना, भोजन, भोजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। अब बात करते हैं इसका पहला पार्ट क्या है। तो पहला पार्ट जो होता है ये किसका पार्ट हम देख रहे हैं, तो फ्लोएम का ना, फ्लोएम का। तो फ्लोएम में भी 4 प्रकार की कोशिकाएं आपको देखने को मिलती है ना। जो सबसे बार बार पूछा जाता है एग्जाम में वो है चालनी नलिकाएं। चालनी, चालनी नलिकाएं, ये बार बार आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इससे पहले अभी बिहार एसआई का जो मेंस हुआ था 2022 में, उस मेंस में ये क्वेश्चन पूछा था कि चालनी नलिकाएं किस में पाया जाता है, जाइलम में पाया जाता है कि फ्लोएम में पाया जाता है। तो जिसको अगर सब पता रहेगा, चारों इसका पार्ट और चारों उसका पार्ट, यानी 8 जिसको पता रहेगा वही आंसर को ढूंढ पाएगा। क्योंकि अगर दोनों में देखेंगे तो दोनों में 2 चीज कॉमन है, 2 चीज आपको याद करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ 4 ही याद करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 2 चीज उसमें और 2 चीज इसमें कॉमन है। कौन कॉमन है अभी आपको पता चल जाएगा। तो पहला क्या हो गया, चालनी नलिका। दूसरा हो गया सह कोशिकाएं, सह कोशिकाएं। तीसरा की जब हम बात करते हैं फ्लोएम, फ्लोएम मृदु तक। चौथा जो होता है फ्लोएम तंतु बोलते हैं इसको, फ्लोएम तंतु। अब देखिए चारों का कार्य क्या है, फंक्शन क्या है। फंक्शन जानना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है। जब चारों के बारे में हम लोग पढ़ना चाहते हैं तो होता क्या है, चालनी नलिकाएं जो होती है ये क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। क्या करती है, ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट किसका होगा, तो भोजन का ना, भोजन का ही तो ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो भोजन का ट्रांसपोर्ट जो है किसके द्वारा किया जाएगा, चालनी नलिकाएं। यहां पर लिखना है भोजन का परिवहन। अब जब ये भोजन का ट्रांसपोर्ट करेगा, परिवहन करेगा, तो इसमें जो है दबाव उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा, दबाव उत्पन्न होगा। तो जिस प्रकार से जाइलम में भी आप लोग देख रहे थे कि वाहिनिकाएं और वाहिकाएं दोनों एक दूसरे को हेल्प करती थी ताकि जो है आराम से जो है जल को ले जाया जा सके। उसी प्रकार से फ्लोएम में जब हम देखते हैं तो इसमें भी क्या होता है, भोजन को ले जाने के लिए जो है ये 2 प्रकार की जो है आपको देखने को मिलती है संरचना, या कह सकते हैं कोशिका, चालनी नलिका और सहकोशिका। सहकोशिका को बोलते हैं कंपेनियन सेल, मतलब ये पार्टनर है। किसका पार्टनर है, तो चालनी नलिका का पार्टनर है। ये क्या करता है, इसमें जो भी उत्पन्न दबाव उत्पन्न होता है उस दबाव को ये सोखने का काम करता है। मतलब अपने दोस्त को जो भी परेशानी होता है उस परेशानी को जो है ये कम करने का काम करता है। तो ये भी क्या करता है, भोजन, भोजन का परिवहन, परिवहन। ये हो गया मेन हीरो। देखिए भोजन परिवहन करने में मेन हीरो कौन हो गया, चालनी नलिकाएं। अब चालनी नलिकाएं कैसे याद रखना है, तो मम्मी लोग जब खाना बनाती है या बकलोलिया सब जो खाना बनाती है तो रोटी बनाती है, रोटी जो गेहूं का आटा होता है रोटी बनाती है। अब क्या करती है, उस आटा को चालती है, चालन लेके चालती है ताकि उसमें पिल्लू उल्लू हो, या कह सकते हैं जो चोकर होता है वो भी बाहर कर सके, और जो कीड़ा मकोड़ा है उसको भी बाहर कर सके, सूरा उरा हो जाता है उसको भी बाहर कर सके। तो खाना जब बनाते हैं खाना, तो उस समय क्या होता है, चलनी से उसको चाला जाता है। उसी प्रकार से जब खाना को पहुंचाने का काम होगा तो चलनी ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। खाना जैसे हुआ तो चलनी आएगा ही, क्योंकि रोटी बनना है ना। तो याद रखिएगा चलनी नलिकाएं क्या करता है, भोजन का परिवहन करता है। और उसको हेल्प कौन करता है, तो सह कोशिकाएं इसको हेल्प करने का काम करता है। ये दोनों जो कोशिका होती है कैसी होती है, जीवित कोशिका होगी। अगर जीवित नहीं रहेगा तो भोजन को कौन ले जाएगा ना। तो इसलिए ये दोनों को यहाँ पर लिख लीजिएगा, जीवित। ये कैसी कोशिकाएं होती है, तो जीवित कोशिकाएं होती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं फ्लोएम मृदु उत्तक। फ्लोएम मृदु उत्तक जो होता है ये क्या करता है, फ्लोएम मृदु उत्तक, इसका कार्य जो है क्या करना, कि आप लोग देखे होंगे गोंद और रेजिन, गोंद और रेजिन। आप लोग आंसर करिए किस उत्तक में, किस उत्तक में गोंद और रेजिन का निर्माण होता था।
आप लोग आंसर करिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर कमेंट बॉक्स में नहीं लिखिएगा तो हम समझेंगे कि आप जो है इसको सही से नहीं पढ़ते हैं, रिवीजन नहीं करते हैं। अगर कमेंट बॉक्स में नहीं लिखना चाहते हैं तो अपने मन में बोलिए, आंसर करिए, किस उत्तक में रेजिन और गोंद का निर्माण होता था। अगर आपको पता है तो जल्दी बोलिए, आंसर करिए। इसमें क्या होता है कि रेजिन और गोंद का परिवहन होता है, यानी एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का कार्य करता है। रेजिन रेजिन गोंद आदि का परिवहन, इन दो चीजों का और भी बहुत सारे पदार्थ होती है, उसको ये क्या करता है, परिवहन करने का काम करता है। रेजिन गोंद इत्यादि का क्या करता है, फ्लोएम मृदु उत्तक के द्वारा जो है इसका परिवहन किया जाता है। और ये भी कैसा होता है, जीवित होता है। ये भी कैसा होता है, आपको जीवित होता है। यहां पर लिख देते हैं, ये जीवित होता है। ये भी जो कोशिका होती है कैसी होती है, जीवित होती है। लेकिन चार उसका और चार इसका, आठों में जो फ्लोएम तंतु है ये मृत होती है। सब होता है जीवित, लेकिन चोट्टा ये जो है फ्लोएम तंतु, ये कैसा होता है, ये मृत होता है। फ्लोएम तंतु क्या होता है, ये मृत होता है। और आप लोग देखे होंगे पटसन, जिसको जूट भी बोलते हैं, और एक होता है सनई ना। तो इस प्रकार के जो है पौधा में आपको रेशा देखने को मिलता है। वही रेशा से क्या बनता है, रस्सी उसी बनाते होंगे। पहले बुढ़ऊ सब बनाता था, ऐसे ऐसे करके ढेरुआ रखता था, ऐसे ऐसे घुमा घुमा के। हम लोग भी जो है थोड़ा हेल्प किए थे, घर के बगल में जो दादाजी थे उन लोगों को जो है हम लोग हेल्प करते थे रस्सी उसी बनाने में ना। तो ये क्या होगा, पटसन, पटसन सनई में रेशा, रेशा उत्पन्न करना, रेशा उत्पन्न करना। तो इस प्रकार से आप लोग जो है पढ़ लिए। ये हो गया फ्लोएम का कार्य, फ्लोएम में जो भी कोशिका होती है उसका कार्य ना। बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है आपको अभी जो है, जो भी क्लास अभी तक चली है उसमें हम बहुत ही अच्छी तरीके से हम बताए हैं। और आपको जो भली भांति समझ में आ गया होगा कि उत्तक चैप्टर में क्या क्या चीज हमको पढ़ना रहता है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप जाकर जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करिए जो उत्तक से रिलेटेड होना चाहिए और कोशिका से, क्योंकि दो चैप्टर आपको जो है बहुत ही हमें अच्छी तरीके से हम पढ़ाए हैं ना। तो उम्मीद करते हैं आपको पूरी तरीके से ये समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, इस वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, ताकि हमारा जो यूट्यूब परिवार है वो परिवार और भी बड़ा हो सके और हम सभी को कह सके कि हमारे यूट्यूब चैनल से इतने बच्चे जो है पढ़ते हैं और इतना बड़ा मेरा परिवार है ना। तो अपने आप को एक ऐसा बेहतर इंसान बनाइए ताकि महिलाएं आपके साथ सजग, सुरक्षित और सम्मानित महसूस कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।